नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय एस कुमार में हूँ एस कुमार। आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर के जो हमारे पेपर 1 चल रहा है बच्चे और बचपन, इसकी यूनिट 6 का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है इस यूनिट का सामाजिकरण। सामाजिकरण की जो यूनिट हमारी चल रही है इसका हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है, जहाँ उसके अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, और पार्ट 2 के अंदर अपन निबंधात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्न जो आपसे 5-5, 6-6 नंबर के पूछता है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा प्रश्न है कि सामाजिकरण की निम्न संस्थाओं के अंदर सामाजिकरण की जो निम्न संस्था हैं उनकी सामाजिकरण के अंदर क्या भूमिका है, उनको आपको स्पष्ट करना है। जिसके अंदर आपसे पहले पूछेगा कि परिवार की क्या भूमिका है, विद्यालय और शिक्षक की क्या भूमिका है, समुदाय की क्या भूमिका है और मित्र मंडली की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले परिवार की भूमिका को देख लेते हैं। परिवार की भूमिका दोस्तों, आप सब जानते हैं कि परिवार जो है एक बालक के सामाजिकरण की सबसे प्रमुख एवं सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, जो बालक की प्रथम पाठशाला भी कहलाती हैं। और जो उसके माता पिता होते हैं उससे उसका कनेक्शन यहाँ बैठ जाता है। इसके अलावा परिवार में प्रेम, सहयोग, सहकारिता, दया, क्षमा, त्याग आदि की भावनाओं का जन्म बालक के अंदर हो जाता है। यानी समाज में रहकर उसे प्रेम, दया, सहयोग, सहकारिता इन सब की आवश्यकता पड़ती है, तो वह कहाँ से सीखता है इनको? अपने परिवार से सीखता है। इसके अलावा जैसे विद्यालय की क्या भूमिका है, तो विद्यालय और शिक्षक की भूमिका को भी अपन अब देख लेते हैं। विद्यालय में वह मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास को पूर्ण रूप से सीख पाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदर्शों, मान्यताओं की जो जानकारी है, जो शिक्षा है, उसे कहाँ मिलती है? विद्यालय में आकर मिलती हैं। और इसे देने वाला कौन होता है? एक शिक्षक होता है। विद्यालय में या शिक्षक के द्वारा उसमें प्रतियोगिता का भाव, सहयोग का भाव, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार कैसे करते हैं, एक बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना है, शिक्षक के साथ कैसा व्यवहार करना है, अन्य ग्रामीण या शहरी जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो ये सब विद्यालय के अंदर उनको सिखाया जाता है। इसके बाद समुदाय की भूमिका को अगर अपन देखें, तो समुदाय की भूमिका एक बालक के सामाजिकरण में किस प्रकार से काम में आती हैं। तो संस्कृति, इतिहास, कला, प्रथाओं, परंपराओं, मनोरंजन, सुख सुविधाओं की जो शिक्षा है, जानकारी है, वो उसे समाज में रहकर, समुदाय में रहकर मिलती हैं। कोई भी बालक जो है उसे अपनी संस्कृति का ज्ञान अपने समुदाय के माध्यम से होता है। इसी प्रकार उसके खुद के इतिहास, खुद की जो कला संस्कृति है, उसका ज्ञान भी उसे समुदाय के माध्यम से ही होता है। लास्ट है, इसमें लास्ट है कि मित्र मंडली जो हैं ये किस प्रकार से आपके सामाजिकरण में काम में आती हैं। तो मित्र मंडली जो है आपके व्यवहार को बदलने में, आपके बोलचाल के ढंग को सेट करने के अंदर, रुचि को किस प्रकार से आप अपने आप बनाते हो, क्योंकि रुचि जो है उस पर संगति का प्रभाव पड़ता है। जैसे आपकी मित्र मंडली होती है वैसे ही आपकी संगति रहेगी, आपकी जो रुचि भी है उन्हीं की जैसे होने वाली होती हैं। इसके अलावा अनुकूलन, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन होता है। तो ये अनुकूलन भी मित्र मंडली के माध्यम से सीखना होता है। और प्रतिस्पर्धा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रतिस्पर्धा का भाव जो है आपके मित्रों में से एक दूसरे के साथ साथ चलता रहता है। हमेशा एक दूसरे से आगे रहने की आपकी कोशिश होती है। तो ये हमने 4 कारक देखे हैं, जिसमें मित्र मंडली, समुदाय, विद्यालय और परिवार की क्या क्या भूमिकाएं सामाजिकरण में वो स्पष्ट हो चुकी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिकरण में मीडिया की क्या भूमिका है। एक मीडिया जो माध्यम है, संचार माध्यम जो है, वो एक बच्चे के सामाजिकरण में किस प्रकार से योगदान देता है, तो उसको भी अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ समझने योग्य बात यह है कि आखिर मीडिया होता क्या है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो मीडिया जो है एक व्यापक संसार है, और कोई भी बच्चा जो है इसे अछूता नहीं है। यानी कि कोई भी वर्तमान में कोई भी जो बालक हैं इससे बचा हुआ नहीं है। सब मीडिया से प्रभावित है किसी न किसी रूप में। यह एक व्यापक संसार है। किसका? मीडिया साधनों का एक व्यापक संसार है। और साधन कौन कौन से हैं? इसमें आते हैं आपके टीवी आता है, मोबाइल आता है, रेडियो आता है, टेप रिकॉर्डर आ गया, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, और कई सारे उपकरण जो हैं इसमें शामिल होते हैं। तो इन संचार माध्यमों के संपर्क में आप या कोई भी बालक जो है इजीली आ जाता है। इसलिए कहा गया है कि एक व्यापक संसार है। अगला है कि सीखने के ये समृद्ध स्रोत होते हैं।
ये ऐसे साधन हैं जिनसे अगर व्यक्ति सीखना चाहे, कोई बालक सीखना चाहे तो इनसे सीखना जल्दी होता है और सीखने के बाद स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनके अंदर ज्ञान विज्ञान की जानकारी है, कला है, कौशल हैं और यहाँ संबंधों का जाल है। आपसी संबंध भी यहाँ पाया जाता है। आपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चीज़ चलाई हैं, तो ये सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए, आपको एक दूसरे से संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक साधन हैं। अगला है कार्टूनों के माध्यम से आपके कर्तव्य और अपने मूल अधिकारों की जानकारी ले पाते हो। छोटे बच्चों को कार्टून दिखाकर उनको अपने कर्तव्य, उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनकी जानकारी दी जा सकती है। तो ये जो है आपके मीडिया के अंदर आता है। लास्ट है कि खाली समय का अगर सदुपयोग करना है तो आप मीडिया के माध्यम से कर सकते हो। तो ये जो है मीडिया की सकारात्मक भूमिका है, परंतु आपसे नकारात्मक भूमिका हो सकता है, तो आपको याद रखना है कि नकारात्मक भूमिका भी इसके बराबर ही है। एक तरफ जहाँ इन सब चीज़ों से बच्चे को सीखने को मिलता है, तो उसके अंदर मानसिक विकार आ जाते हैं, दुर्व्यसनों का आदी हो जाता है, गाली गलौज करने लग जाता है। इसके अलावा जो है वो मानसिक रूप से अव्यस्त हो सकता है। तो ये सब चीज़ें भी आपके मीडिया के अंदर नकारात्मक प्रभाव को दर्शाती हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंसा और नशाखोरी जो हैं, यानी कि ये इनको विपरीत परिस्थितियाँ कहा जाता है, इनका बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले विपरीत परिस्थितियों को जान लेते हैं। विपरीत परिस्थितियाँ आखिर होती क्या हैं दोस्तों? विपरीत परिस्थितियाँ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो बालक को एक नकारात्मक दिशा की ओर लेके जाती हैं। जैसे कि अपन हिंसा और नशाखोरी की बात करें तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिंसा। हिंसा क्या होती है कि जब भी बालक की उचित देखभाल न हो, उसको सही तरीके से संरक्षण प्राप्त नहीं हो, माता पिता, आस पड़ोस से उसे उपेक्षित व्यवहार मिला हो, तो वह बालक जो है मानसिक रूप से इतना, उसका मानसिक स्वास्थ्य इतना बिगड़ जाता है कि वह हिंसा की ओर, मार काट की ओर अग्रसर हो जाता है। अक्सर वह क्रोधित रहने लग जाता है। तो ये जो है हिंसक बालक की एक पहचान है और उसके होने का यही प्रभाव है। अगला है नशाखोरी। तो नशाखोरी जो है इसकी लत लगती है। नशाखोरी एक तरह से लत का काम करता है। अभी क्यों करता है इसका कारण जान लेते हैं। आसपास की बच्चा जो है जो चीज़ देखता है उसी की नकल करता है। किसी को उसने तंबाकू खाते हुए देख लिया तो वो वैसा ही व्यवहार करने लग जाएगा। किसी को उसने पान खाते हुए देख लिया तो पान खाने लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो है नशे वाली चीज़ें, सबको एक तो नकल से सीखता है, और अगर माता पिता उसे सही समय नहीं देते हैं तो उसके अंदर निराशा का भाव जग जाता है, और वह निराशा उसके लिए जो है उसको नशे का आदी बनाने का प्रमुख कार्य करती है। क्योंकि जब वो अकेला रहना पसंद करता है तो उसे मनोरंजन के साधन का जो है उसके अंदर अभाव रहता है, और जब उसका मनोरंजन नहीं होता है तो वह नशे की ओर जुड़ जाता है। अगला है बुरी संगत। उसकी अगर संगत अच्छी नहीं है, माता पिता सही तरीके से ध्यान नहीं देते हैं, तो भी उसे नशे की आदत हो जाती है। तो ये है नशाखोरी के प्रभाव। अगला है, अब नशाखोरी, हिंसा, विपरीत परिस्थितियाँ होने का मुख्य कारण क्या है, इनको जान लेते हैं। पहला कारण तो है निर्धनता। गरीबी रेखा भी हिंसा को एक तरीके से बढ़ावा देती हैं, क्योंकि गरीब बालक जो हैं उनको सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं होती, और सब व्यक्ति अपने जीवन में सुख सुविधाओं के लिए आते हैं, तो अगर उनको वो नहीं मिलता है तो वो हिंसक बन जाते हैं। अशिक्षा, संयुक्त परिवार यानी कि बड़ा परिवार होना, उसके अंदर भेदभाव होना, उसका व्यवहार उपेक्षित हो, उसके प्रति दूसरों का व्यवहार अच्छा नहीं है, उसे बार बार ताने मारे जा रहे हैं, तो भी उसे हिंसक और नशाखोरी की ओर बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा है समय व्यतीत न करना। माता पिता जो है बालकों को सही समय नहीं देंगे तो भी वो नशाखोरी और हिंसा जैसे, चोरी जैसे जो विपरीत परिस्थितियाँ उनकी ओर बढ़ जाते हैं। और मनमुटाव, अगर आपसी मनमुटाव हैं तो ये भी एक नशाखोरी का प्रमुख कारण होता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल प्रताड़ना जो है और अपमानित करना या मनमुटाव करने का बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रश्न दोस्तों हर साल आ रहा है, चाहे वो किसी भी नाम से हो, अपमानित करने के नाम से हो, या मनमुटाव के नाम से हो, या बाल प्रताड़ना के नाम से। तो ये आपसे इसको पूछ सकता है कि अपमानित करना, बाल प्रताड़ना ये सब क्या होता है। तो आपको इनके बारे में याद रखना है। सबसे पहले बाल प्रताड़ना को समझते हैं। बालकों को दिया जाने वाला जो दंड होता है, उनको जो सज़ा दी जाती हैं, वही बाल प्रताड़ना होती हैं। अब वो दंड क्या हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, भावनात्मक रूप से हो सकता है, परंतु ये सब क्या है, गलत हैं। दंड देना बालकों को गलत होता है। अब क्यों होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है बालकों पर, इनको देखते हैं। सबसे पहला प्रभाव है कि बच्चों की जो है भावनाओं को ठेस पहुंचती है।
वो दूसरों के प्रति अगर सच्ची अच्छी भावना रखने की कोशिश भी करते हैं तो वो इस अपमानित भावना से अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। वो दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनकी भावनाएं दूसरों के साथ अच्छी नहीं हो पाती हैं। अगला है साथियों और शिक्षकों से बात करने में वह कतराने लगता है, वह अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाता है। अगला है पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता है, आत्महीनता का भाव आ जाता है, वो खुद को कुछ नहीं समझता है, खुद के प्रति बुरे बुरे विचार सोचने लग जाता है। कभी कभी तो दोस्तों आत्महत्या तक अपमान होने के बाद वह कर लेता है। अगला है स्वाभाविक विकास में बाधा, उसका जो विकास है जैसा होना चाहिए था वैसा उसका नहीं होता है, यानी कि उसके विकास के अनुपात में कमी आ जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी सिद्धांत क्या है, इसे अपन कैसे समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कल वाले वीडियो के अंदर मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ। 3 मंडल अपन ने वहाँ देख लिए थे, बाकी जो 2 मंडल बचे हैं उनको भी अपन यहाँ समझ लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह सिद्धांत आखिर है क्या। यूरी ब्रोन ने यह सिद्धांत दिया है। उन्होंने यह सिद्धांत देते हुए कहा है कि बालक को सामाजिक परिवेश में व्यक्ति या समूह से अंतःक्रिया करने को मिलता है तो उसका व्यक्तित्व इससे प्रभावित होता है, यानी सामाजिक वातावरण किसी न किसी रूप में एक बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ये है इनका मुख्य सिद्धांत। अब वह सामाजिक वातावरण क्या क्या किन किन से मिलकर बना हो सकता है उनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहला वो है आपके पास लघु मंडल। अब लघु मंडल के अंदर क्या आता है, परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस। तो इन सब से वह अंतःक्रिया करना स्टार्ट करता है। जब बालक छोटा होता है तो इनसे अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया करने का मतलब इनसे जो है बातचीत करना, इनके साथ खेलना कूदना, बातें करना, ये सब अंतःक्रिया के अंदर आता है। और लघु मंडल जो है आपका सबसे भीतरी मंडल, सबसे आंतरिक मंडल होता है इस सिद्धांत के अंदर। अगला है मध्य मंडल। मध्य मंडल में दोस्तों पारिवारिक एवं विद्यालय अनुभव, जब अंतःक्रिया हो जाती है तो उसे समाज, परिवार, विद्यालय के वातावरण के बारे में अनुभव हो जाता है कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना है। तीसरा मंडल है आपके बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में औपचारिक संगठन आता है। क्या आता है, औपचारिक संगठन आता है, जहाँ विद्यालय में अनुभव के साथ साथ अनुशासन बनाए कैसे रखना है, दूसरों की देखभाल पड़ोस में आसपास में कैसे की जाती है, सहायता कैसे की जाती है, ये सब इसके अंदर आता है। चौथा मंडल है वृद्ध मंडल। वृद्ध मंडल के अंदर जो है सामाजिक प्रथाओं, सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान लिया जाता है और यह सबसे ऊपरी मंडल होता है। तो 5 मंडलों में सबसे ऊपरी मंडल वृद्ध मंडल है, सबसे जो निचला मंडल है या आंतरिक मंडल है वह है आपके लघु मंडल, और लास्ट का मंडल बचता है आपके घटना मंडल। घटना मंडल मैंने कल आपको बताया था कि इतिहास से जुड़ी सभी घटनाओं को इसके अंदर लिया जाता है और साथ ही साथ वर्तमान में तकनीकी का जो ज्ञान है या जो प्रोग्रेसिंग हो रही हैं उनका भी ज्ञान घटना मंडल के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटती जाती हैं वो सब इसके अंदर इतिहास के रूप में बताई जाती हैं। तो ये आपके पारिस्थितिकी सिद्धांत है जो सामाजिक वातावरण में रहकर बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करने को यह बताता है। इसके बाद आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि जेंडर का विकास किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ऐसे कौन से कारक हैं जो जेंडर के विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जेंडर होता क्या है। तो जेंडर जो है एक सामाजिक आयाम है। क्या है, एक सामाजिक आयाम है, सामाजिक दृष्टिकोण है एक तरह से, जो हमें यह बताता है कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, यानी उसकी पहचान करने में यह सहायता करता है। तो ये समाज के लोगों द्वारा बनाया गया एक ऐसा आयाम, एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपको ये बताता है कि ये पुरुष हैं और ये स्त्री हैं। हालांकि ये गलत है परंतु फिर भी इसे समाज में काफ़ी विस्तारित रूप में बताया जा रहा है। जेंडर जो है उसको कार्य विभाजन के लिए भी बताया जाता है। कार्य विभाजन मतलब कि पुरुष हो तो ये कार्य करो, महिला हो तो ये कार्य करना चाहिए। गुणों का विभाजन, आपके गुण भी अलग अलग बताएं, पुरुष के गुण क्या होते हैं और महिला के गुण क्या होते हैं, इनको भी अलग अलग जेंडर के रूप में बताया जाता है। और सत्ता का विभाजन भी, ज़्यादातर सत्ता जो है पुरुष प्रधान वाली हैं, वर्तमान में ज़्यादातर सत्ता पुरुष प्रधान वाली हैं। बहुत कम ऐसे सत्ता हैं, बहुत कम ऐसे कार्य हैं जो महिलाओं के हक में होते हैं। तो ये सब जो हैं जेंडर के लिए काम में ली जाती हैं। स्त्रियों के साथ भेदभाव जो है वो स्कूल, परिवार, सरकारी नीतियों सब तरीके से किया जाता है, यानी उनको इन सब के भेदभाव को झेलना पड़ता है। अब जेंडर के विकास के को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इनके 3 कारक हैं, उनको अपन समझ लेते हैं। पहला कारक है जैविक प्रभाव, दूसरा है सामाजिक प्रभाव और तीसरा है संज्ञानात्मक प्रभाव। तो ये प्रभाव क्या है इनको भी डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रभाव है आपका जैविक प्रभाव। दोस्तों जैविक प्रभाव के अंदर क्या आता है कि आपकी जो उत्पत्ति है वो क्रोमोसोम के कारण होती हैं।
आपका जो लिंग निर्धारण है कि आप पुरुष हो या महिला, लड़का हो या लड़की, इसका निर्धारण क्रोमोसोम गुणसूत्र के माध्यम से होता है। आपके अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से महिला और पुरुष के अंदर जो है 22 जोड़ी गुणसूत्र सेम होते हैं। बस जो है एक एक गुणसूत्र, एक जोड़ी गुणसूत्र दोनों के अलग अलग होते हैं और उन्हीं क्रोमोसोम गुणसूत्रों के से आपका लिंग निर्धारण होता है। इसीलिए आप जो है जैविक रूप से पुरुष हो या महिला हो, ये आपके क्रोमोसोम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रभाव है सामाजिक प्रभाव। अब सामाजिक प्रभाव क्या होता है, तो समाज के अंदर, परिवार के अंदर और विद्यालय के अंदर आपको अपने कार्य जेंडर के अकॉर्डिंग बता दिए जाते हैं कि आप पुरुष हो तो आपको ये कार्य करना है, आप महिला हैं तो आपको घरेलू काम करना है, ये करना है, वो करना है, आपको समझा दिया जाता है। तो इसके अंदर जो है समाज का एक प्रभाव पड़ता है बालक के अंदर कि उसको कैसे दिखना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। तो ये सब जो है आपके सामाजिक प्रभाव के अंदर आती हैं। तीसरा है आपके यहाँ संज्ञानात्मक प्रभाव। संज्ञानात्मक प्रभाव को कोहलबर्ग ने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है कोहलबर्ग ने, जिसमें से सबसे पहला होता है जेंडर की पहचान। दोस्तों, जेंडर की पहचान का मतलब है कि परिवार में जेंडर के बारे में पहले से ही कुछ चीज़ें, धारणाएं बनी होती हैं कि लड़का है तो उसको ये कार्य करना पड़ेगा, और जैसे लड़की है तो उसको घर का कार्य करना है, उसको चूल्हे चौकी का कार्य करना है, उसको सबके खाना बनाना है, ये सब कार्य उसे करना होता है। तो ये जो है जेंडर पहचान होती हैं। इसके अलावा जेंडर स्थिरता। अब जेंडर स्थिरता क्या होती है कि व्यवहार में जैसे उसने सुना है, जैसा उसने देखा है, तो बालक बालिका वैसा ही अपने अंदर उस व्यवहार को स्थायी करने की कोशिश करती हैं। तीसरा आपके हो यहाँ पर है कि जेंडर पूर्व स्थायित्व। और जेंडर पूर्व स्थायित्व में अपन देखते हैं कि एक बालक अपनी वेशभूषा लिंग के अनुसार धारण करता है। यहाँ समाज के अंदर ये बाध्यता है कि वो अपनी वेशभूषा को पुरुष या महिला एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। उनको शुरू से ही बता दिया जाता है कि आपको आगे चलकर पुरुष बनना है तो आपको उसी के जैसे कार्य करने हैं, और आपको आगे जाके महिला बनना है तो आपको वैसे ही कार्य करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके जेंडर पूर्व स्थायित्व के अंदर आती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6 यूनिट के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।